मिली अफकार में खुश आमदद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। 5 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को ट्रायल चलाए बगैर जेल की सलाखों के पीछे डाला हुआ है। उन्हें बेल देने के बजाय, ज़मानत पर रिहाई मिलने के बजाय मज़ीद 1 साल तक दरख्वास्त ज़मानत न देने का पाबंद बना दिया गया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत रद्द होने के बाद गुज़िश्ता कल हिंदुस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस का बड़ा बयान सामने आया है। भारत के साबिक़ चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कौमी सलामती से मुताल्लिक़ क़वानीन अक्सर बेगुनाही पर जुर्म को तरजीह देते हैं। अदालतों को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या ये मसला वाकई कौमी सलामती का है, क्या हिरासत ज़रूरी और मुनासिब है, बसूरत दीगर लोग बरसों तक जेलों में पड़े रहते हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक उनका कहना था कि अगर मुकदमे की समाअत मुनासिब वक्त में मुकम्मल नहीं होती है तो ये आइन के आर्टिकल 21 के तहत तेज़ रफ्तार ट्रायल के हक़ की खिलाफ वर्जी है। आइन सुप्रीम है, इसलिए जब तक एक्सेप्शन यानी इस्तिस्ना ना हो तो ज़मानत दी जानी चाहिए। उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके लिए अपने ही इदारे, अपनी ही संस्था पर तनकीद करना आसान नहीं है, क्योंकि वो 1 साल पहले तक सुप्रीम कोर्ट के सरबराह थे। साबिक़ चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने उमर खालिद केस से मुताल्लिक सवालात का जवाब दिया। उन्होंने इतवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ज़िंदगी से लेकर आईनी अक़दार तक कई अहम मसाइल पर खुलकर बात की। उन्होंने कानून, जमहूरियत, ज़मानत के निज़ाम और अदालती निज़ाम पर वाज़ेह ख़यालात पेश किए। साबिक़ चीफ जस्टिस ने अपनी एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि यह सख्त कानूनी किताब नहीं है, बल्कि उनकी तकरीरों का मजमुआ है, जिसमें अमरीकी सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट, दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल और कांट जैसे फ़लसफ़ियों के हवाले शामिल हैं। उन्होंने वजाहत की कि हम जिन्स परस्ती को जुर्म करार देने का तारीख़ी फ़ैसला लिखते हुए उन्हें मशहूर शायर और गुलकार लियोनार्ड कोहेन का एक इक़्तिबास याद आया था, जो जमहूरियत के ख़तरात के बारे में बताता है लेकिन फिर भी उम्मीद फराहम करता है। उनके मुताबिक कुछ फ़ैसले सीधे होते हैं, जबकि कुछ के लिए सोच और हसासियत की ज़रूरत होती है। उमर खालिद केस के बारे में पूछे जाने पर साबिक़ चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जज के तौर पर नहीं बल्कि एक शहरी के तौर पर यह बात कह रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानी कानून की बुनियाद बेगुनाही के मफरूज़े पर रखी गई है। हर मुलजिम को उस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक ट्रायल में जुर्म साबित न हो जाए। उन्होंने कहा कि मुकदमे से कबल ज़मानत किसी भी तरह सज़ा की शक्ल नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल किया कि जो शख्स 5 से 7 साल तक जेल में ज़ेर समाअत कैदी के तौर पर गुजार दे और बाद में बरी हो जाए, वो उस ज़ायशुदा वक्त की तलाफ़ी कैसे कर सकता है। DY चंद्रचूड़ ने उन मुकदमात की मिसाल भी पेश की जहां ज़मानत से इनकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिम सीरियल रेपिस्ट या कातिल है और उनकी रिहाई से माशरे के लिए संगीन ख़तरा है, या वो मफरूर हो सकते हैं, या फिर सबूत से छेड़छाड़ का ख़तरा हो, तो ज़मानत से इनकार किया जा सकता है। ताहम अगर ये तीनों सिचुएशन पूरी ना हो तो ज़मानत का हुक्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उमर खालिद तकरीबन 5 साल से जेल में हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि उनके लिए अपनी ही संस्था पर तनकीद करना आसान नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले तक वो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह थे। ताहम उसूल ये बताता है कि शराइत आयद की जा सकती है, लेकिन अगर मुकदमा आगे न बढ़ सका तो ज़मानत पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। भारत के साबिक़ चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों की जानिब से ज़मानत से इनकार के रुझान को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि ज़िली अदालतें निज़ाम इंसाफ का पहला इंटरफेस हैं, लेकिन वहाँ खौफ की फ़िज़ा है। जजों को खदशा है कि ज़मानत देने से उनके मकासद पर सवाल उठेंगे या उनकी दयानत पर शक पैदा होगा, जिसका नतीजा ये है कि ज़्यादातर मुकदमात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में धकेल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर हर साल तकरीबन 70,000 मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़िली जज गलत तरीके से ज़मानत देता है तो उसे आला अदालत में मनसूख किया जा सकता है। ताहम जजों को अखलाकी दबाव का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से मामूली तबसरा भी ट्रायल जज के कैरियर और तरक्की को नुकसान पहुंचा सकता है।
جس کی وجہ سے جج خوف کے ماحول میں کام کرتے ہیں۔ کرپشن کے معاملے پر سابق چیف جسٹس CJI DY چندرچوڑ نے کہا کہ وہ اس کا جواز نہیں بتا رہے ہیں، لیکن جج بھی سماج سے آتے ہیں اور سماج میں بدعنوانی موجود ہے، تاہم ججوں سے اعلیٰ اخلاقی معیارات کی توقع کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن پر قابو پانے کے لیے احتساب کا ایک مؤثر نظام ضروری ہے۔ ہر غلط فیصلے کو بدعنوانی سے جوڑنا آسان ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا اور نظام کو مضبوط کرنا زیادہ ضروری ہے۔ سابق چیف جسٹس CJI DY چندرچوڑ کا بیان بھی ہم آپ کی اسکرین پر لگا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ملی افکار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو صاحب قاسمی پریس کو فالو کر لیں تاکہ ہر تازہ ترین اپڈیٹ سب سے پہلے ہو آپ کی موبائل اسکرین پر۔ دیکھیں یہ بیان۔ I also begin by telling you that you can have the wisdom of hindsight, and it's easy to have the wisdom of hindsight because I've left the court. But on this particular case, let me make just the law as demystified as possible and then answer the question. Okay. Bail before conviction should be a matter of right, because our law is founded on one presumption, and that's the presumption of innocence. That is, every accused is presumed to be innocent until they are proved guilty at a trial. The second, pre-trial bail cannot be a form of punishment. Because if someone is in jail for say 5 years or 7 years is under trial and then is finally acquitted, how do you compensate for the lost time? When do you deny bail to an accused? I'll give you a very simple example and then answer your question. Okay. Suppose you have a serial rapist and a murderer who has been arrested on the allegation that that person has committed, say, 6 or 7 rapes and murders. There's a danger that if you let that person out into society, that person might repeat the offense. So this is a classic case where you would deny bail, where there is a danger that a person after being released on bail would commit the same offense. A second exception, where a person on being released on bail wouldn't be available to face trial, that is, leave the Indian jurisdiction and escape out. That's a valid reason to deny bail. The third, a person who would tamper with evidence at the trial. If these 3 exceptions are not made out, bail has to be the rule. Now, the problem which we are facing today is this. A lot of our laws, particularly those relating to national security, have turned the law on its head by substituting the presumption of innocence with almost a presumption of guilt. Now, what does a court do when the state says national security is involved? And there I believe that the court is duty-bound to carefully scrutinize as to whether national security is involved, and second, whether the detention of the accused is proportional to the plea for national security. Otherwise, what's happening is this, is that you find people being incarcerated for numbers of years. And final point which I want to make, and which will really then put my answer in perspective, is that one of the serious problems of the criminal justice administration in India is the inability of our prosecutions to conclude trials within a reasonable period of time, which means that the prosecution is not going to be completed within, say, 1 year or 6 months or 3 years. If that is so, you have one fundamental right is at issue. The right to life under Article 21 includes the right to a speedy trial. And even if an individual law denies the right to bail, as many of our laws do today, so the Narcotics Act does that. The Constitution is the supreme law of the land. Laws enacted by Parliament are tributaries which follow from that source. And therefore, ordinary laws must yield to the Constitution. And therefore, I'm very clear in my mind that unless the well-settled exceptions are made out in a particular case, the accused is entitled to bail.